बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर जो चैप्टर 12 है ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक, क्लास 10 का, उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो मिरर से रिलेटेड और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो आज उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चंस अगर पेपर में आएँ या क्विज़ में आए तो हम ईजिली हम उनको अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर इज़ 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है किसी भी मिरर का, कनकेव मिरर का 40 सेंटीमीटर है, हमने उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने डिटेल में जो स्फेरिकल मिरर वाला टॉपिक था उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है। हमने पढ़ा है कि जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाई 2 होगा, उसे हम फार्मूले में पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर को अगर हम देखें तो कनकेव मिरर कैसा होता है, जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और आउटर सरफेस क्या होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, और जो मिरर होते हैं वो हमेशा कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो स्फेयर का एक्चुअली पार्ट होते हैं, कि हमने कोई भी ग्लास का या ऑप्टिकल प्लास्टिक का ग्लास का हम लोग, ठीक है, और स्फेयर को अगर इतने पार्ट में कट कर दें तो फिर उसके बाद उसको हम यहाँ पे इसकी बैक साइड को पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से, विच इज़ गुड रिफ्लेक्टर, तो ये हमारे पास मिरर जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मिरर बेसिकली किस चीज़ का पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है। अब इसका जो रेडियस होगा, जो भी स्फेयर का सेंटर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और अगर ये डिस्टेंस देखें इस पोल तक, ठीक है, ये वाली जो पॉइंट होता है इसे हम पोल कहते हैं, जो मिरर का हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं रेडियस। क्लियर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान में यहाँ पे एक डिस्टेंस होता है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं, जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मिलती हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ से पोल तक जो डिस्टेंस होता है इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो रेडियस आपको ये फुल डिस्टेंस यहाँ से सी से पी तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो भी एफ है और ये भी एफ। अगर आप इसको देखें तो फोकल लेंथ अगर हम फोकल लेंथ को देखें तो फोकल लेंथ बेसिकली इस रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल में क्या था कि न्यूमेरिकल में हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 सेंटीमीटर, और हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम जो है सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2। सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो इस फार्मूला में अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसको आपने सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं, फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ये स्मॉलर डिस्टेंस होते हैं, इनका ऐसा यूनिट हम सेंटीमीटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होगी। ठीक है, ये आपका पहला वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर of the focal length 20 centimeter at a distance of 30 centimeter from it. Find the position, nature and size of the image. अब इस क्वेश्चन में देखें जो 10 सेंटीमीटर है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, उसका रियल जो उसका इमेज जो होता है, प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो रियल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम फोकल लेंथ लिखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर, रियल फोकस के साथ हम प्लस का साइन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो वो मिरर के बिल्कुल सामने है, इन फ्रंट है, तो जब भी इन फ्रंट की बात आएगी, ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ द मिरर की बात आएगी, तो हम उसको रियल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो साइन हम यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो P है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब है इमेज किधर लोकेट कर रहा है, क्यू हमने फाइंड करना है, स्मॉल क्यू। नेचर का मतलब भी होगा, हम सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि जो इमेज डिस्टेंस है उसके साथ पॉजिटिव का साइन आ रहा है या नेगेटिव का साइन आ रहा है। अगर इमेज डिस्टेंस के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा तो वो एक रियल इमेज होगा, और अगर नेगेटिव का साइन आएगा तो उसको हम वर्चुअल इमेज लेंगे। उसके बाद साइज़ ऑफ द इमेज भी फाइंड करेंगे। ठीक है, साइज़ ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए हम जो है वो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, तो साइज़ ऑफ द इमेज हम फाइंड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके लिए डाटा लिख लेते हैं। देखें HO जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर है।
पी जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट जो वो मिरर के सामने है और वो एक रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसलिए हम उसके साथ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, +20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, HI हाइट ऑफ द इमेज है, और फिर उसके बाद उसकी नेचर भी डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हमने जो फार्मूला पढ़ा है मिरर फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये मिरर फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 1/p = 1/f = 1/p + 1/q। अब इस फार्मूले में हमने q फाइंड करना है, तो आप इसको अरेंज कर लें, 1/q = 1/f - 1/p। अब इसमें हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इसको अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 / 600, ठीक है। हमने ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे देखें 1/q है, तो इसको हमने q करने के लिए इस इक्वेशन को भी रिवर्स कर देंगे, 600 / 10 10 से कैंसिल, यानी 60 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब अगर इसके साथ हम साइन देखें तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है अगर नेचर की बात करें तो इमेज का नेचर किस तरह होगा, वो एक रियल इमेज होगा, क्योंकि पॉजिटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, तो ये रियल इन्वर्टेड इमेज जो है वो आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने साइज़ का भी पूछा हुआ है कि साइज़ ऑफ द इमेज भी बताना है, तो साइज़ ऑफ द इमेज के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन की क्या डेफिनेशन होती है, मैग्नीफिकेशन बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या यूँ भी लिख सकते हैं साइज़ ऑफ द इमेज टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो Q / P = HI / HO। HI इमेज का डिस्टेंस है और HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सॉरी HI हाइट ऑफ द इमेज है एंड HO क्या चीज़ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ से हमने HI फाइंड करना है, तो HI फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई HO। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये 60 सेंटीमीटर था इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 30 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें साइज़ का कैसे पता लगेगा कि इमेज का साइज़ ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है। देखिए क्लियर है, साफ नज़र आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन थी, 10 सेंटीमीटर थी, और जो इमेज की हाइट है वो कितनी है, 20 है, तो साफ आपको नज़र आ रहा है कि जो इमेज है उसका साइज़ बड़ा है। तो आप यूँ कहोगे कि कैसा इमेज आ रहा है, एक ऐसा इमेज है जिसका रियल है, उसकी नेचर क्या होगी, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज साइज इमेज, ठीक है। तो ये इसकी नेचर होगी कि लार्ज साइज इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो जब भी साइज़ का पूछेंगे तो आपने ये हमेशा ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ही यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको देखें। द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट के, वो हमने यहाँ पे लिख ली। फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन कैरोसिन ऑयल इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कैरोसिन ऑयल इज़ 1.44, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ऑयल का गिवन है और हमने ये फाइंड करनी है कि जब लाइट उस कैरोसिन ऑयल में से एंटर होगी, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, तो स्पीड जो है वो कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि स्पीड हमेशा क्या, स्पीड यहाँ पे कुछ डिक्रीज़ ही करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि एयर में जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गैस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका डाटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n से लिखते हैं, विच इज़ 1.44 गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड ऑफ द लाइट इन कैरोसिन ऑयल जब हमारे पास कोई मीडियम है तो उसमें हमने स्पीड फाइंड करनी है, उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन में फार्मूला फाइंड करने के लिए हम सिंपल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, यह आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन v हमने फाइंड करना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है, 1.44, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। v को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
डिवाइडेड बाय 1.44। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया, स्पीड की वैल्यू आ गई 2.08 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 2.08 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है स्पीड ऑफ द लाइट है इन केरोसिन ऑयल। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज़ 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल इज़ 29 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमने इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n फाइंड करना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी गिवन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी गिवन है। तो इसमें हम सिंपल जो स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा वो यूज़ करेंगे। और नंबर न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अब इसमें देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, कितना गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाटा लिख लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने लिख लिया आई से, विच इज़ 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्वेश्चन में गिवन है 29 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम सिंपल जो स्नेल्स लॉ वाला फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ आर, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 29 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.707। इसको सॉल्व किया, साइन 29 की वैल्यू लिखी 0.484, क्लियर। और इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.46। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था उस मटेरियल का कितना आ गया 1.40 या 1.46। ये हमारे पास सॉल्व हो गया, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये अगर फिगर देखें तो ठीक है, ये फिगर यहाँ पे गिवन है। इसमें ये एक रे ऑफ लाइट दिखाई हुई है जो कि एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है। एयर इज़ द रेयर मीडियम एंड ग्लास इज़ द डेंसर मीडियम, क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसे आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हमने ये जो एंगल है एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो क्वेश्चन में साथ एक और चीज़ भी गिवन है, वो क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्योंकि रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 1.5। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन। अब इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल जो हमने ये स्नेल्स लॉ वाला फार्मूला यूज़ पढ़ा हुआ है ये हम पुट करेंगे यहाँ पे। इसमें हमने साइन ऑफ आर फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ आर इज़ इक्वल टू साइन ऑफ आई 50, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री गिवन है और एन जो है वो 1.5 है। साइन ऑफ आर, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.51, ठीक है। अब हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम इसका साइन इनवर्स ले लेंगे 0.51। तो साइन इनवर्स लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो है 30.70 डिग्री, 30.7 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो आई होप कि जितने भी न्यूमेरिकल थे जो कि मिरर से और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थे वो सब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे।